हेलो स्टूडेंट्स, हमारी चर्चा चल रही थी कि गुणात्मक शोध का संचालन करते समय किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन इस पद्धति के विषय में हमने जाना था। इसके साथ साथ सहभागी अवलोकन और सामूहिक साक्षात्कार का संचालन कैसे किया जाता है गुणात्मक शोध को संपन्न करने के लिए, इसके विषय में भी जानकारी ली थी हमने। अब अगला जो साधन अपनाया जाता है गुणात्मक शोध के अंतर्गत, वो है दृश्य और पाठ्य सामग्री का विश्लेषण, जिसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। एक जो सामाजिक शोधकर्ता होता है वो किसी सामाजिक समस्या या घटना या व्यवहार या किसी संस्था के व्यवहार के विषय में बहुत सारे तथ्य विभिन्न माध्यमों से इकट्ठा कर लेता है और ये तथ्य उसे कई अन्य माध्यमों से भी प्राप्त होते हैं, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से उनमें जो लेख प्रकाशित होते हैं, या टेलीविजन में जो चर्चाएं होती हैं, रेडियो पर जो चर्चा आयोजित की जाती है, या सिनेमा आदि के माध्यम से जो विचार, विश्वास या मूल्य व्यक्त किए जाते हैं, आदान प्रदान किया जाता है विचारों का। उन विचारों का विश्लेषण करना शोधकर्ता की जिम्मेदारी बन जाती है किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। अब शोधकर्ता इन विचारों का विश्लेषण कैसे करता है और इन तथ्यों के विश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है, तो सबसे पहले तो शोधकर्ता में तर्क क्षमता होनी आवश्यक है। कैसे जो तथ्य उसे प्राप्त हो रहा है उसे तार्किक दृष्टि से उसका समर्थन करे या तार्किक दृष्टि से उसका विरोध करे, ये गुण शोधकर्ता में होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें ज्ञान और अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान और अनुभव ही है जिसके आधार पर वो प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करता है और विषय के संबंध में स्पष्ट वर्णन प्रस्तुत कर पाता है। जैसे अगर कोई शोधकर्ता भारत में मतदान व्यवहार पर अध्ययन कर रहा है, मतदाताओं के समूह पर अध्ययन कर रहा है कि मतदाताओं की भागीदारी विभिन्न चुनावों में कितनी और किस रूप में होती है, तो वहां पर उसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी होना आवश्यक है। अगर उसे लोकतंत्र की जानकारी है तो बड़ी आसानी से वो उसका विश्लेषण करते हुए लिखेगा कि लोकतंत्र सहभागिता पर आधारित व्यवस्था है, जन सहभागिता पर आधारित, जनता की सक्रियता बहुत आवश्यक है, जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जागरूकता जो मतदान में प्रकट होती है उसके मतदान आचरण को निर्धारित करती है। तो अगर कहीं मतदान प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है तो इस ज्ञान के आधार पर शोधकर्ता इसकी व्याख्या इस रूप में कर सकता है कि लोकतंत्र के लिए जितनी जन सहभागिता चाहिए उतनी जन सहभागिता उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विषय की तार्किक व्याख्या करने के लिए या उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए, उसका वर्णन प्रस्तुत करने के लिए शोधकर्ता को विषय के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ व्यावहारिक अनुभव भी होने चाहिए। इसी व्यावहारिक अनुभव के आधार पर वो टेलीविजन में जो चुनाव विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं उनका तुलनात्मक विश्लेषण भी कर सकता है और उस विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंच सकता है। तो कंटेंट एनालिसिस
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गुणात्मक शोध का। गुणात्मक शोध के लिए इस विधि का प्रयोग शोधकर्ता के द्वारा बहुतायत रूप से किया जाता है। ये आवश्यक हो जाता है शोधकर्ता के लिए कि उसे जो भी विषय सामग्री विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से प्राप्त हुई है, दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से प्राप्त हुई है, उनका विश्लेषण, उनकी व्याख्या वो अपने तर्क, ज्ञान और अनुभव के आधार पर करे। इसके साथ गुणात्मक शोध को संचालित करने के लिए कहानियों और किंवदंतियों का भी सहारा लिया जाता है। हम जानते हैं कि पारंपरिक रूप में प्रत्येक समाज में किन्हीं घटनाओं को लेकर, परिस्थितियों को लेकर अनुभव पर आधारित कुछ कहानियां गढ़ी जाती हैं, जो कहानियां सामान्य जन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी होती हैं, और कुछ कहानियां बुद्धिजीवियों के द्वारा अपनी तर्क और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए भी लिखी जाती हैं, कथाएं लिखी जाती हैं। कुछ किंवदंतियां प्रचलित होती हैं जिनका कोई लिखित रूप नहीं है, लेकिन वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कहने सुनने के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। इन्हीं कहानियों, किंवदंतियों को हम देखते हैं कि कई बार भाषणों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, टेलीविजन, वीडियो गेम्स, फोटोग्राफी और रंगमंच के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और आजकल ये माना जा रहा है कि ये जो कहानियां जनता के मध्य प्रचलित होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति हम इन विभिन्न माध्यमों में देखते हैं, ये कहानियां कई बार ऐसे तथ्य उपलब्ध कराती हैं जो आमतौर पर एक शोधकर्ता के द्वारा पूर्व में निर्मित सिद्धांतों के आधार पर संकलित नहीं किए जा सकते, प्रविधियों के आधार पर संकलित नहीं किए जा सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में शोधकर्ता के समक्ष सामने आती है, और इन तथ्यों से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो नीति निर्माण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और रुचिकर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि पर्यावरण एक बड़ी समस्या बन गई है आज के दौर में। नाना पर्यावरणीय समस्याएं हम देख रहे हैं। प्रदूषण की समस्या है, मिट्टी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही हैं। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जो द्वीप राष्ट्र हैं, जो समुद्र के मध्य द्वीपों पर स्थित हैं, उनके डूब जाने की आशंका बन रही है। तो नाना पर्यावरणीय समस्याएं दुनिया के सामने हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। उन्हीं रिसर्च में एक रिसर्च ये भी है कि विभिन्न देशों की परंपराओं में, कहानियों में क्या ऐसा कोई समाधान मिल सकता है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित बनाया जाए। इस पर रिसर्च हो रही है। जैसे भारतीय समाज के अंतर्गत पारंपरिक रूप में अगर हम सर्च करने जाएं, देखने जाएं, तो बहुत सी ऐसी पूजा पाठ की विधियां, बहुत से ऐसे पेड़ पौधों की पूजा की विधि देखने को मिलती है जो पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। जैसे आप तुलसी के बारे में जानते हैं, उसके गुणों के विषय में। पीपल के पेड़ को पूज्य माना गया है भारतीय परंपरा के अंतर्गत, उसको काटा नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि पीपल का पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। तो इस तरह की जो पारंपरिक
कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, या बहुत से जन समूहों में हम ये देखते हैं कि वर्षा होने का आगाज उस जनसमूह को पहले ही हो जाता है। कुछ ऐसे संकेत विभिन्न जानवरों के द्वारा दिए जाते हैं, पक्षियों के द्वारा दिए जाते हैं, उनको लेकर कहानियां गढ़ी गई हैं, उनको लेकर गीत लिखे गए हैं। तो ये गीत, ये कहानियां, ये परंपराएं समस्या के समाधान में, उस दिशा में नीति निर्माण करने के लिए आवश्यक इनपुट का काम कर सकती है। आजकल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उन इनपुट्स को ढूंढा जाए जो पारंपरिक रूप में मौजूद हैं जन समाज के मध्य। तो गुणात्मक शोध की दृष्टि से ये कहानियां, ये किंवदंतियां बहुत महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में विकसित हो रही हैं और इनकी उपयोगिता को समय के साथ स्वीकार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि ये किसी भी संगठनात्मक अध्ययन या समाजशास्त्रीय शैक्षिक अध्ययन से कहीं ज्यादा उपयोगी साबित होती हैं, क्योंकि ये कहानियां, ये किंवदंतियां, ये परंपराएं अनुभव पर आधारित होती हैं और अनुभव पर आधारित होने के साथ साथ इन कहानियों के माध्यम से, इन किंवदंतियों के माध्यम से कठिन विषय को भी आसान भाषा में समझने योग्य रूप में प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी गुणात्मक शोध की एक पद्धति है जिसका प्रयोग वर्तमान समय में बढ़ गया है। इसके साथ सामाजिक सर्वेक्षण की विधि का प्रयोग भी गुणात्मक शोध को संचालित करने के लिए किया जाता है और सर्वेक्षण की जो तकनीक है वो बहुत ही लोकप्रिय है गुणात्मक शोध की दृष्टि से। एक सर्वेक्षण शोध कैसे किया जाता है? किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के विषय में व्यवस्थित ढंग से सूचनाओं को संकलित करने के लिए सर्वे किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से उस विषय का वर्णन और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण कोई नई पद्धति नहीं है, बल्कि लंबे समय से इसका प्रयोग होता रहा है और विभिन्न देशों में जो राष्ट्रीय जनगणना का आयोजन किया जाता है वो सामाजिक सर्वेक्षण का ही एक व्यापक रूप है। इस जनगणना में देश की संपूर्ण जनसंख्या का, उसके लिंगानुपात का, उसकी आर्थिक दशाओं का, उसकी जन्म मृत्यु, जनसंख्या से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो सब इकट्ठा किए जाते हैं, विस्तृत रूप में इकट्ठा किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण व्यापक रूप में किसी भी विषय पर आयोजित किया जा सकता है और ये पारंपरिक विधि रही है गुणात्मक शोध को संपन्न करने की। हालांकि सामाजिक सर्वेक्षण विधि की कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमा है? कि सर्वेक्षण विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो अध्ययन के लिए पूरे समूह में से कुछ निदर्शन का चयन किया जाता है। निदर्शन पर भी आगे चर्चा होगी हमारी। सैंपलिंग क्या है? होता ऐसा है कि जब शोधकर्ता शोध करने जाता है और जिस जन समूह को वो चुनता है, किसी क्षेत्र को चुनता है, किसी संस्था को चुनता है, तो वो जन समूह बहुत विशाल होता है और उस जन समूह में हर व्यक्ति से सूचना प्राप्त करना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं होता। समय और धन का खर्च बहुत ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता क्या करता है? उस समूह में से, जन समूह में से कुछ ऐसे लोगों को चुन लेता है जो पूरे समूह को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सके, पूरे समूह की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सके।
और फिर उन्हीं पर अध्ययन करके, उन्हीं से सूचनाएं प्राप्त करके पूरे समूह के विषय में निष्कर्ष निकाल देता है। इसको निदर्शन विधि के आधार पर किया गया सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे हमें विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना हो कि समूचे देश में नई शिक्षा नीति जो लागू होने जा रही है उसके विषय में विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है। तो विद्यार्थियों का समूह तो देश में बहुत बड़ा है, हर विद्यार्थी तक शोधकर्ता के लिए पहुंचना संभव नहीं होता, इस समय साध्य होता है, परिश्रम साध्य होता है। ऐसी स्थिति में हम ऐसे विद्यार्थियों को चुन लेते हैं निदर्शन विधि को अपनाते हुए जो पूरे देश के विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करें। देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां से कुछ निदर्शन ले लेंगे, कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां से निदर्शन ले लेंगे, कुछ एडेड कॉलेज के विद्यार्थियों को ले लेंगे। हर क्षेत्र से, हर समूह क्षेत्र से कुछ कुछ विद्यार्थियों को सैंपल के लिए चुन लेंगे और फिर उनसे सूचनाएं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे। उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकालेंगे वो निष्कर्ष देश के सभी विद्यार्थी वर्ग के संदर्भ में होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में युवा पीढ़ी, विद्यार्थी वर्ग क्या सोचता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो निदर्शन का चयन करने की भी बहुत सारी विधियां होती हैं जिन पर हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यहाँ ये है कि सर्वेक्षण कार्य के लिए जिस निदर्शन का चयन किया जाता है उसके साथ दिक्कत ये आती है कि कई बार शोधकर्ता अपनी सुविधा को देखते हुए ऐसे लोगों को निदर्शन के रूप में चुन लेता है, ऐसी इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुन लेता है जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। जैसे अभी जो उदाहरण मैंने दिया, अगर विद्यार्थियों का निदर्शन हमें चुनना हो और हमने केवल देश के एक भाग से ही विद्यार्थियों को ले लिया, उत्तर भारत के विद्यार्थियों को निदर्शन के रूप में चुन लिया, तो फिर दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुआ शोध कार्य में। फिर जो निष्कर्ष निकलेगा वो पूरे देश पर कैसे लागू होगा। ये दिक्कत आती है निदर्शन के आधार पर सर्वेक्षण कार्य करने में। दूसरी सीमा यह है कि इस तरह के सर्वेक्षण में लोगों के दृष्टिकोण, उनकी योग्यताओं, गुणों या व्यवहारों को मापने के लिए जिन गणनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, कई बार उनके द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष वास्तविकता से मेल नहीं खाते, क्योंकि मापन के लिए, घटनाओं के मापन के लिए जिस गणना पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो पूरी तरह साइंटिफिक नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों का अध्ययन किया जाता है, जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिन लोगों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है वो अमूर्त होता है, वो दिखाई नहीं देता। कोई चीज जब दिखाई देती है, संख्या के रूप में होती है, परिमाण के रूप में होती है, तो हम उसे आसानी से माप सकते हैं, तौल सकते हैं। लेकिन जो चीज दिखाई नहीं देती, मानवीय व्यवहार स्पष्ट नहीं होता, मनुष्य के भाव स्पष्ट नहीं होते, समझना बड़ा कठिन होता है, जटिल होते हैं। इसीलिए वस्तुओं के समान उनका मापन संभव नहीं होता। तो हम सोशल साइंसेज में मापन की विधियों का प्रयोग तो करते हैं सर्वेक्षण के दौरान, लेकिन वो विधियां उतनी साइंटिफिक नहीं होती, उतने साइंटिफिक निष्कर्ष उनसे नहीं निकाले जा सकते। तीसरी सीमा यह है कि सर्वेक्षण के लिए जिस जन समूह का चयन किया जाता है उस जन समूह पर अध्ययन करके ही जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो व्यापक रूप से पूरी जनसंख्या पर लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक स्थान की जनसंख्या गुणों की दृष्टि से दूसरे स्थान की जनसंख्या से भिन्न होती है।
ऐसी स्थिति में एक स्थान से प्राप्त निष्कर्ष को पूरी जनसंख्या पर लागू नहीं किया जा सकता, और अगर लागू किया जाता है तो उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो वैज्ञानिक नहीं होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत पर अध्ययन करके, उत्तर भारत की जनसंख्या पर अध्ययन करके अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में निष्कर्ष निकालना चाहें तो वो निष्कर्ष नितांत अवैज्ञानिक होगा, क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या गुणात्मक दृष्टि से, अपनी विशेषताओं की दृष्टि से दक्षिण भारत की जनसंख्या से नितांत भिन्न है। ऐसी स्थिति में पूरे भारत पर उन निष्कर्षों को लागू करना बेमाने होगा। राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत जो यूरोप में निर्मित किए गए, उनमें ये त्रुटि देखने को मिलती है कि वो विकासशील देशों की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। वो वहां की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। जैसे लोकतंत्र का जो विकास हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो विकास हुआ वो यूरोप में हुआ, और यूरोप में वो सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि लोकतंत्र के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जन जागरूकता की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, वो शिक्षा, वो जन जागरूकता यूरोपीय देशों में थी, इसलिए वहां लोकतंत्र सफल हुआ। लेकिन उसी लोकतंत्र को विकासशील देशों में जब लागू किया गया तो चूंकि यहाँ की जनसंख्या की विशेषता, यहाँ की परिस्थितियां अलग थी, इसलिए बहुत से देशों में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ, समाप्त हो गया। क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की शिक्षा की जरूरत थी, जनता की जागरूकता की जरूरत थी, और यहाँ की जनता, यहाँ की जनसंख्या ना तो उस रूप में शिक्षित थी, बहुत सारी समस्याएं थी, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, जिनके कारण ना तो वो शिक्षित थी और ना ही जागरूकता की उम्मीद, राजनीतिक जागरूकता की उम्मीद उससे की जा सकती थी। यही वजह है कि अधिकांश विकासशील देशों में जहां लोकतंत्र ऊपर से लागू किया गया, वहां सफल नहीं हो सका। तो ये सीमा सामाजिक सर्वेक्षण की हमें देखने को मिलती है कि एक स्थान पर जो अध्ययन किया जाता है, उससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसको समूचे जनसमूह पर लागू किया जाता है, लेकिन एक स्थान का जनसमूह दूसरे स्थान के जनसमूह से भिन्न होता है, इसलिए ऐसा सार्वभौमिक रूप से नहीं किया जा सकता कि एक स्थान के निष्कर्ष को सार्वभौमिक रूप से सभी देशों में, सभी स्थानों पर लागू किया जाए। इसके साथ सर्वेक्षण कार्य करते समय तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्तरदाताओं से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के आंसर को तथ्यों के रूप में लिया जाता है, लेकिन प्रश्नावली का निर्माण करना ये एक कठिन कार्य है, क्योंकि प्रश्नावली में प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो पूरे विषय को रिप्रेजेंट कर सके, जो पूरे विषय के संबंध में सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम हो। तो इसलिए ये बहुत कुछ शोधकर्ता की योग्यता पर निर्भर करता है कि वो कैसी प्रश्नावली का निर्माण करता है। प्रश्नावली का निर्माण एक बड़ी समस्या है सामाजिक सर्वेक्षण की दृष्टि से। तो इस तरह से आपने देखा कि सामाजिक अनुसंधान, राजनीतिक अनुसंधान क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध की क्या खासियत है, और गुणात्मक शोध को संचालित करने के लिए किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इन सबको समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारंभ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन शुरू हुआ, उसके साथ हुआ। सामाजिक राजनीतिक शोध का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ विषय से संबंधित सिद्धांत निर्माण, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान और समाज और राजनीतिक व्यवस्था के
आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करना है। सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान प्रयोग में लाई जाने वाली अध्ययन पद्धतियों, शोधकर्ता के दृष्टिकोणों आदि के आधार पर कई रूपों में वर्गीकृत किए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए शोध कार्य से वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति तभी संभव है जब शोध वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के आधार पर किया जाए और किसी तरह के पूर्वाग्रह से दूर रहा जाए। सामाजिक राजनीतिक शोध के प्रत्येक रूप की अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही शोध कार्य संपन्न किए जाते हैं। समसामयिक दौर में सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का संख्यात्मक विवेचन प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसे मात्रात्मक शोध की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक विज्ञानों की एक प्रमुख प्रवृत्ति गुणात्मक शोध की रही है, जिसमें घटनाओं, परिस्थितियों और व्यवहारों का अध्ययन, उनकी कारण सहित व्याख्या और विशेषताओं के स्पष्टीकरण के साथ किया जाता है। और गुणात्मक शोध के लिए वैयक्तिक अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण, सहभागी अवलोकन, सामूहिक साक्षात्कार, कहानियों और किंवदंतियों का प्रयोग आदि साधनों का, पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान, उसके उद्देश्य, प्रकार, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध। आशा